हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय, एज यू वेरी वेल नो। तो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आप सभी को पता है, अच्छे से आप लोग इस चीज़ से अवगत हैं। तो क्वेश्चन सीरीज में आपको डेली क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी, वो ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज और जीके जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस एग्जाम्स के लिए ये वीडियो और लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी, पीएसएसबी, पीसीएस, जेपीएससी, पीपीएससी, यूपी सब इंस्पेक्टर, एमपी पीसीएस, एमपी सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, एचएसएससी के सभी एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जीएस के पोर्शन जो है पूछा जाता है। इसका पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी उन सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कंबाइंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप हरियाणा से हैं तो आपने पंजाब में भी शायद अप्लाई कर रखा हो, या फिर आप पंजाब से आपने हरियाणा में भी अप्लाई कर रखा होगा। तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके काफी काम की है, और काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में। मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए अपने मार्क्स। काफी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स कमेंट करते हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। मैं फिर से बताता हूँ, 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और खुद से गैस लगाइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। किसी के 15 ठीक हो रहे हैं, किसी के 18 ठीक हो रहे हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है मार्क्स 15 से लेकर 25 के बीच में है, तो अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन आपको आराम से आते हैं, 100 में से 60। मतलब आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आपको ज्यादा आते होंगे। और अगर आपका मान लो 5 से लेकर 15 तक के बीच में रह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। वो टाइम टू टाइम वीडियोस आपको मिलती रहती हैं हमारी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट है, आपको जो है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाना। जब भी वीडियो अपलोड होगी यहाँ पर, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जो है मिल जाएगा, अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। जो भारचुकी फॉल्स हैं, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के अंदर है। सही उत्तर क्या है? ए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। भारचुकी प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात की ही एक हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई, शिव समुद्रम प्रपात कहाँ पर है, फॉल्स कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक के अंदर है। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ध्यान रखिए, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी। सही उत्तर क्या है? बीना रिफाइनरी। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। जो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड है, ये कौन सी रिफाइनरी को ऑपरेट करती है? बीना रिफाइनरी को। कहाँ पर है ये? एमपी के अंदर है। तो बीना तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में की थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछे जाते हैं? जो चीज न्यूज में रहती है, जिसके बारे में थोड़ा सा क्या होता है, ये न्यूज में आ जाए तो फिर वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन सारे मैं लेकर आता हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखा करो और पढ़ा करो। आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, और आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में जाके देखते हो, आप 100% पढ़ के जाते हो। एग्जाम में आपने देखा कि 70% तो मिल गया, 30% आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है। तो 30% इस तरह से, अब ये आप कोई मर्जी बुक पढ़ने बैठ जाओ, ये चीज बुक में नहीं दी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो मर्जी पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे जीएस पोर्शन में नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो देखा करो, लेक्चर्स देखा करो, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जीके जीएस प्लेलिस्ट। तो उसमें बाकी जो है पार्ट्स जाकर आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करता है? तो ओलिव रिडले टर्टल जो है, ओलिव रिडले कछुआ है, वो किस नदी का प्रयोग करता है अंडा देने के लिए? ऑप्शन देखिए, देवी नदी, पन्नार नदी, हुगली नदी या भीमा नदी। राइट आंसर क्या है? देवी नदी। तो जो देवी नदी है, वो महानदी की एक प्रमुख शाखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवी नदी किस नदी की प्रमुख शाखा है? महानदी की। और यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देवी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस ये याद रखना कि देवी नदी महानदी की प्रमुख शाखा है, और जो ओलिव रिटले टर्टल्स हैं, टोर्टॉइज हैं, कछुए हैं, वो देवी नदी के अंदर अंडे देते हैं।
विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या है बिना देखे कार्बन डाइऑक्साइड टिक करके आ जाएगा कि ज्यादा चर्चा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। सही आंसर क्या है? जल वाष्प, वाटर वेपर्स। देख सकते हैं यहाँ पर आप, जल वाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। शायद आपको इससे पहले नहीं पता होगा। यह साफ आसमान में 33 से लेकर 66% और बादलों वालों आकाश में 66 से लेकर 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो वाटर वेपर्स होते हैं जो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वाटर वेपर्स सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, जीवित संशोधित जीव या फिर इनमें से कोई नहीं। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिनका मीडियम इंग्लिश है, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो ये साथ में क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप इस साइड पढ़ सकते हैं। अगर मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में दोनों चीजें बराबर चल रही हैं, तो आप लोग इस साइड भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो। ये नहीं जहाँ पर ये कलम चल रही है, वहीं जहाँ पेन चल रहा है वहीं पर आप लोग देखते रहें और इधर क्या लिखा हुआ आप देखें ही ना, तो इस साइड भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? वो जीवित संशोधन जीव से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। कई बार क्या मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ था और 11 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है कब से लागू हुआ? तो 2003 से। और साइन कब किया गया था? ये 2000, पूरे 2000 में ये साइन किया गया था। तो यह एलएमओ के लिए सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो बुक का नाम है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। ऑप्शन देखिए, पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर क्या है? पुलेला गोपीचंद। तो द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, याद रखना ये जीवनी गोपीचंद की है, पुलेला गोपीचंद की। वो गोपीचंद अकादमी भी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो या क्रिकेट से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जामिनर वैसे ही पूछ लेता है कि चलो देखते हैं बच्चों को जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज मतलब ये जो आसपास की चीजों को कितने ध्यान से देखते हैं। तो एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही उत्तर क्या है? अकबर। एलिजाबेथ वन वाज एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी, वह अकबर के समकालीन थी। तो याद रहेगा आपको एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। नाम याद रखना, ये अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये तीनों अकबर के दरबार में थे। सही उत्तर क्या है? ए। यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो देखिए यहाँ पर, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की विल जो है, प्रसाद पर जो है कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति उसको जितना टाइम देता है कि आपको इतना टाइम काम करना है, राष्ट्रपति की हेल्प से ही वो काम करता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। और इस क्वेश्चन से आगे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अगर तो ये मान लीजिए स्टेट पीसीएस लेवल का एक क्वेश्चन हो तो फिर तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, यूपीएससी लेवल में एज इट इज आ जाएगा। अगर ये किसी वनडे एग्जाम के लिए हो क्वेश्चन तो इसके आगे पार्ट्स हो जाएंगे, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले है सिंधी और नेपाली,
कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, और डोगरी और मैथिली। तो ये 5 भाषाओं के बारे में यहाँ पर 10 भाषाएं दे रखी हैं यहाँ पर। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो यहाँ पर क्या पूछा गया, 2003 के संशोधन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन हो गया 2003 का संशोधन, कि 2003 के अंदर कौन कौन सी भाषाएं जो है इसमें शामिल की गई थी। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस चीज से संबंधित है? तो वही आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, ये कब हुआ था? 2003 के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो इसमें सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, तो ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी 2003 के अंदर। सही उत्तर क्या है? सॉरी, ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर ये 3 और 5 है। बोडो और संथाली और डोगरी और मैथाली जो है 2003 के अंदर यहाँ पर जोड़ी गई थी। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? सी इसका सही उत्तर है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा सही कर लेना। बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली यहाँ पर जो है ये 2003 के संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अब देख लीजिए यहाँ पर 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी, 2003 के अंदर बोडो, मैथाली, संथाली और डोगरी ये जोड़ी गई थी। तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर याद रखने योग्य बातें क्या है और क्वेश्चन और कौन सा पूछा जाता है। 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21st, याद रहेगा आपको, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन? 71वां, 21st 71। उसके बाद 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये देखिए 1 और 1 2, 7 और 2 9, तो पहला 21वां, फिर 71, फिर 92। ईयर याद रखना, 1967, 1992 और 2003। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से आगे 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 to 7 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका चेंज कर देते हैं, मोड चेंज कर देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, लाइंस को पूछेंगे यही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देख लेना और जाके इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेना, अपनी बुक से, नोट से, जहां से भी पढ़ रहे हो पढ़ लेना इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1966, 1969 या 1970? तो भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के अंदर सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार है। तो ये इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसका सी उत्तर सही है। ये तो था एक क्वेश्चन कि 1969 में इसकी शुरुआत हुई। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? फर्स्ट विनर कौन था इसका? फर्स्ट विनर भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो फर्स्ट विनर कौन थी? देविका रानी। नाम याद रखना, देविका रानी, फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखिए यहाँ पर, यह पुरस्कार वार्षिक है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व न्यायाधीश करते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला पुरस्कार बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, यह पुरस्कार वार्षिक दिया जाता है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, और भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 कथन तो बिल्कुल ठीक है, चौथा कथन यहाँ पर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 1, 2 और 3 ठीक है। ये भारत की सभी भाषाओं को नहीं दिया जाता, जो भाषाएं भारत की 8वीं अनुसूची में है, जो कि टोटल 22 भाषाएं हैं, ये उनको दिया जाता है। तो 22 भाषाएं जाकर आप एक बार देख लेना। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह भारत के संविधान में अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। तो ये भी ठीक है, वार्षिक पुरस्कार है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी यहाँ पर जो भी भाषाएं हैं उन सभी में दिया जाता है, भारत की सभी भाषाओं को नहीं दिया जाता। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाने लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1967 से पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14, 14। और उसके बाद 1967 में एक जोड़ी गई,
फिर हमने देखा 1992 में यहाँ पर 3 जोड़ी गई और 2003 में 4 जोड़ी गई, तो टोटल 8 भाषाएं और ऐड हो गई, तो ये टोटल कितनी हो गई 22। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिनल संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, तो 14, और प्रेजेंट कितनी है 22। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अभिधम में कथा वस्तु वस्तु के बारे में किसने लिखा? शिव घोष ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र तिस्सू ने, या फिर इनमें से किसी ने? तो देखिए अभिधम किससे रिलेटेड है, ये अशोक से संबंधित है। थोड़ा सा याद आ रहा होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है। तो उसमें कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? तो मोगलीपुत्र तिस्सू ने लिखा था। मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोगलीपुत्र तिस्सू किस किस के आध्यात्मिक गुरु थे? तो एक तो ये अशोक के थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी ये आध्यात्मिक गुरु थे। तो इस क्वेश्चन से हमें एक क्वेश्चन और सीखने को मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप याद करते जाएं, यह सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो जितनी भी वीडियोस देख सकते हो देख लिया करो, फायदा ही होगा। कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस ही आपको जो है सक्सेसफुल बनाएगी। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सोत्रमणि, राजसु, पुत्रेष्टि या अश्वमेघ? किस यज्ञ में किया जाता था? सोत्रमणि यज्ञ के अंदर सुरा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के क्रमश व्यवस्थित कीजिए। तो ये निम्नलिखित कुछ दिया गया है, यहाँ पर कुछ 3 चीजें दी गई हैं। इसमें भारत में आयात की गई जो इम्पोर्टेड क्रॉप्स हैं उसको क्या करना है, बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपोर्ट होती है, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दाल, सेकंड है लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, तीसरा है खाद्य सब्जी तेल। तो सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट होता है? खाद्य सब्जी और तेल सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। उसके बाद दालें इंपोर्ट होती है और तीसरे नंबर पर लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो राइट यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा है? 3-1-2। तो यहाँ पर 3-1-2 तो कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर 3-2-1 है। ओके, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, 3-1-2 नहीं है, 3-2-1 है। राइट आंसर क्या है? बी। तो ये ठीक कर लेना। अब यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात पदार्थ खाद्य सब्जी तेल है। तो निर्यात क्या है? खाद्य सब्जी तेल, लकड़ी के पदार्थ और दालें हैं। और भारत सबसे बड़ा जो है आयातकर्ता और उपभोक्ता भी है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, आयातकर्ता भी है और उपभोक्ता भी है। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट क्या किया जाता है? खाद्य सब्जी तेल, उसके बाद लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, और तीसरे नंबर पर दालें यहाँ पर जो है इंपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि ये खुद दालों का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है इंडिया, और एक्सपोर्ट भी करता है यहाँ पर, और कंज्यूमर भी है सबसे बड़ा दालों का। आपको पता है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो दाल रोटी ही खा रहे हैं लोग यहाँ पर भारत में, तो इसलिए दालों की कंजप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है इंडिया से? चाय, कॉफी, बासमती चावल या दाल? तो सबसे दाल तो भाई अब खुद ही बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बासमती चावल यहाँ पर, बासमती राइस सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। राइट आंसर क्या है? सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका संचालन, उसको ऑपरेट कौन करता है? केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें? ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? सी, एक और दो। देखिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, सेंटर की सरकार है, वो क्या करती है? यहाँ पर चीजें परचेज करती है, उनको स्टोर करती है, और राज्य सरकारें क्या करती है? उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। देख लीजिए यहाँ पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर था सी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं, कौन सी? खरीद करती है सेंट्रल सरकार, भंडारण करती है, और अनाज के परिवहन का खर्च भी उठाती है। राज्य सरकारें क्या करती हैं? ये जो है आवंटन करती हैं, बांटती हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी परिचालन, वे नियमानुसार गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित उचित मूल्य दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना, उनका भी यहाँ पर सुपरविजन करना। तो ये सारा काम किसका है? राज्य सरकार का है। याद रहेगा आपको। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एफसीआई। एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? क्योंकि ये भी क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाएगा
कि एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है, काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन इसका स्थापना वर्ष क्या है, स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑर्गेनिक बल से किसका निर्माण होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक फोर्स है या ऑर्गेनिक क्या पढ़ना चाहेंगे आप, ऑर्गेनिक बल से किसका निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत या रेलकिट पर्वत। तो राइट आंसर क्या है, ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत जो है ये ऑर्गेनिक बल से बनते हैं। राइट आंसर क्या है, बी, 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर है। और यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक बल का कारण क्या है, ऑर्गेनिक बल किसके कारण होता है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक फोर्स के कारण ही ऑर्गेनिक बल होता है, और उससे जो है ये यहाँ पर पर्वत बनते हैं, ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं, लौंग, गन्ना, तंबाकू या कॉफी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये अफ्रीका का है तो हमसे क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, तो भाई ये हिंद महासागर में लगते हुए द्वीप हैं ये, इसलिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अफ्रीका के जो पेम्बा और जंजीबार द्वीप है, पहली बात तो ये भी याद रखना कि पेम्बा द्वीप कहाँ पर है, अफ्रीका में, और जो जंजीबार द्वीप कहाँ पर है, ये भी अफ्रीका के अंदर है, और ये हिंद महासागर में लगते द्वीप हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है लौंग की खेती की जाती है और निर्यात किए जाते हैं, और ये लौंग की खेती का निर्यात भी करते हैं। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है, और जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। ओजोन में होता है, तो भाई व्हाट हैपेंस इन ओजोन, ओजोन में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है केवल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, या ऑक्सीजन और कार्बन। तो भाई ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होती है, केवल ऑक्सीजन ओजोन में होती है। ओजोन जो है O3 से बनी हुई है, जो ओजोन परत है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ओजोन संरक्षण से कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल या कोई मीटिंग हुई हो तो बताइए मेरे को, ओजोन संरक्षण से रिलेटेड क्या मीटिंग है, कब हुई थी। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 0.2%। समुद्र तट से यह 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है, यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। तो भाई ध्यान रखना, O3 एक विषैली गैस है, यह एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। और ये ओजोन संरक्षण के बारे में मैंने जो पूछा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बच्चों जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे क्लास उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी, स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाकर चला जाता हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ पर सीख के चले जाते हैं। अगर मैं 25 क्वेश्चंस करवाता हूँ, 25 में जनरली 10 क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आते हैं जो जीएस थोड़ी बहुत पढ़ के आया है, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, जिसको काफी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, वो क्या करता है, वो जीएस के यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन कवर कर पाता है। लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन नए डेली देखने को मिलते हैं आपको, दिन में 2 वीडियोस होती हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं, और एग्जाम में मान लो इन इन क्वेश्चंस के, इन लेक्चर की हेल्प से आपके 10 नंबर भी बढ़ जाएं, तो आप सोच सकते हो कि 10 नंबर का मतलब कितना कंपटीशन आप खत्म करके चले जाएंगे। तो भाई पढ़ा करो, पार्टिसिपेट किया करो क्लास में, जो भी मैं यहाँ पर आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, देखने के लिए बोलता हूँ, तो देख लिया करो, क्वेश्चन यहाँ से ना आकर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो मेरा मकसद है कि आप पढ़ें और चीजों को सीखें और याद रखें, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मैंने कभी सुना है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, पुरुषनी, वितास्ता, गंगा या सिंधु। तो सही उत्तर क्या है, पुरुषनी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसमें भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं आता है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, बताइए यहाँ पर, धर्मपाल, राइट आंसर क्या है, धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। तो धर्मपाल जो है पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो रेड डाटा बुक के अंदर कौन कौन से यहाँ पर प्राणी आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जानवर, पेड़ या फिर फंगाई। यहाँ पर फुंगी लिखा हुआ तो ये यहाँ पर फंजाई का हिंदी वर्जन है, ध्यान रखना।
तो फुंगी पढ़ के हंसना नहीं है, ये फंजाई का ही दूसरा हिंदी वर्जन है। तो यहाँ पर रेड डाटा बुक के अंदर ये तीनों चीज होती है, उसमें जानवर भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं और फंजाई भी होती है। तो उसमें क्या है, ये तीनों। राइट आंसर क्या है, डी, 1, 2 और 3, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? तो भाई जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं देख लीजिए। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल ठीक कथन है, यहाँ पर या तो 0.5% हो कम से कम, या फिर कम से कम 1500 प्रजातियां हो विनाशकारी पौधों की वहां पर स्थानिक रूप में। वो जैव विविधता हॉटस्पॉट का लक्षण है एक। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो यह अपनी जो प्राथमिक वनस्पति है उसका 70% खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इनको जैव विविधता हॉटस्पॉट बोला जाता है। क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक आपने पौधा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पौधा लगा दिया, उसके आसपास आपने क्या कहते हैं, घास उगा दी, यहाँ पर घास लगा दी। तो ये घास ने यहाँ पर चारों तरफ इसको घेर लिया, धीरे धीरे घेरता गया और आखिर में क्या कर दिया इसने, इसकी जड़ों में भी घास हो गया और ये पौधा खराब हो गया। तो मतलब घास यहाँ पर बल्क मात्रा में हो गया और ये पौधा यहाँ पर जो खराब होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट बन गया, मतलब यहाँ पर घास ही घास हो गई है। उसी तरह से ये दोनों लक्षण हैं, यहाँ पर सिर्फ घास नहीं है और भी बहुत सारे पौधे हो सकते हैं जो अपनी प्राथमिक वनस्पति है उनको खत्म कर देते हैं और बाकी जो है 70% नष्ट कर देते हैं। तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट का ही एक लक्षण है, उसका ही एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोनों यहाँ पर ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी, ये दोनों। तो ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, कई बार सब इंस्पेक्टर लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इतना ये टफ क्वेश्चन नहीं है। मतलब दो स्टेटमेंट देख के आप सोचें कि ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, ऐसा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये। तो ये दोनों यहाँ पर ठीक थे। और इसके अलावा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। तो प्रैक्टिस आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप ही का फायदा है। जनरल स्टडीज पढ़िए, जीएस पढ़िए, जीके पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कहीं से भी प्रैक्टिस करने को मिलती है, प्रैक्टिस किया करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मास्टर ऑफिशियल, यही लोगो है, वहां पर आपको जो है काफी चीजें मिल जाएंगी, लेक्चर्स के बारे में पता चल जाएगा, टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम में सबसे पहले डाल दी जाती हैं। फ्री वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो। और आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। और इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं, पेड टेस्ट सीरीज है हमारे पास अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज, पेड स्टडी मटेरियल, नोट्स, तो आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पता कर सकते हैं। नोट्स के बारे में सैंपल चाहिए, सैंपल आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहिए हो, आप लोग अपने एग्जाम का नाम लिख के टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगी। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर, आई एम जीएस राय। तो आज से हम जो है फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डेली हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जो एग्जाम्स नीचे शो किए गए आपको, अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और जीके के जीएस के क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, और बाइलिंगुअल आपको जो है सीरीज मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो वीडियो में, लेक्चर में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताता हूँ वो तो याद कर लीजिए, इसके अलावा जो मैं साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको, वो इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। और कुछ क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि आप अपने बिहाफ पे देख लीजिएगा, तो वो भी देख लिया करो, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से ना बन के वहां से बन जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रामपाल? ऑप्शंस देखिए, सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, रामपाल ने जगदल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी।
याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? फ्रॉम विच लिनेज वाज गौतम बुद्धास मदर? तो किस वंश से थी वो? ऑप्शन देखिए, लिच्छवी, कोलिया, सोलंकी या फिर शाक्य है। तो जो गौतम बुद्ध की माता थी वो कोलई वंश से थी, जो कि एक, यहाँ पर याद रखिए, क्षत्रिय वंश था। कोलई वंश एक क्षत्रिय वंश था। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया जो है कोलिय वंश से थी, और इसके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। तो ये शाक्य वंश थे, राजा राजा शुद्धोधन, और महामाया जो है क्षत्रिय वंश कोलिय वंश से थी। तो ये आप याद रखेंगे, माता का भी याद रखेंगे और पिता का भी यहाँ पर आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? ऑप्शन देखिए, भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल। तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? भट्टारक ने। राइट आंसर है ए, भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या फिर कुमारपाल? तो राइट आंसर क्या है? धर्मपाल। देखिए, मैं आपको पहले भी दूसरे लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि आप लोग जो है लेक्चर को देखा करो, इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर, इनमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। 25 में से जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट करता हूँ, तो आप खुद से देखा कीजिए कि क्या आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट किया करो अपने जो है जितने भी मार्क्स बने हैं। मान लो आपको 20-25 में से 20 क्वेश्चन आते थे, तो नीचे कमेंट कर दिया करो कि सर मेरे 20 ठीक है। इससे हमें भी थोड़ा ये अंदाजा रहता है कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो में इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर से फायदा हो रहा है। तो राइट आंसर याद रखेंगे, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। ये जो यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन है, ये मैंने इकट्ठे इसलिए यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि आपको, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करें, तो उनमें ये सारी एक साइड यूनिवर्सिटी दी होती है, दूसरी साइड उनके निर्माणकर्ता होते हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण राजा धर्मपाल ने करवाया था, ये आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? हु रोट किताब अल हिंद? तो ये किसने की थी रचना? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बलबन, अल ब्रूनी, अमीर खुसरो या फिर इब्न बतूता। तो किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये अल ब्रूनी ने की थी। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पर, अल ब्रूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन भी किया था। अल ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल ब्रूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है इंपॉर्टेंट में। तो उसने किताब अल हिंद की रचना की थी, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग जो है, किताब बुक का नाम याद रखेंगे और ये किसके साथ आया था वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावत रखनी और त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो किस सल्तनत ने ऐसा किया था, किस सुल्तान ने ऐसा किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि उनकी बिना परमिशन के ना ही तो कोई दावत की जाएगी और ना ही कोई त्योहार मनाया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी। अब देखिए, जब त्योहार मनाए जाएंगे तो लोग इकट्ठे होंगे, जब लोग इकट्ठे होंगे तो क्या हो जाएगा? विद्रोह होने की आशंका है। उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कह दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि जो है दावत और मेलों पर क्या है, रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा किसका प्रदेश द्वार है? जो अलाई दरवाजा है वो किसका प्रदेश द्वार है? ऑप्शन देखिए नीचे, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला या फिर ताजमहल? तो जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, और इसको 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया या फिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, कृष्णदेव राय, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा था? कृष्णदेव राय को बताया था उन्होंने।
तो कृष्णदेव राय राजा जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य से जो विजयनगर एम्पायर था उसकी वर्तमान सीमाएं क्या हैं। तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है पूरा पूरा जो है विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था, विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, ये याद रखना, 1764 ईस्वी में। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। ऑप्शंस देखिए, मीर कासिम, सादत अली खान, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला। तो जो बक्सर की लड़ाई है वो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी, और ये तीनों यहाँ पर जो है तीन पार्टियां थी सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के, देख लीजिए कौन कौन सी। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना, 1764 के साथ साथ 22 अक्टूबर भी पूछ सकता है आपसे। एक साइड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व जो है कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय है। तो ये एक साइड तीनों सेनाएं थी संयुक्त रूप से, और दूसरी साइड ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई यहाँ पर। कहाँ पर हुई थी? बक्सर के अंदर। और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई में इंग्लिश या अंग्रेजों की जो फौज थी, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए नीचे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा गया आपसे यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए, वुड्स डिस्पैच, सिल्डर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रिले आयोग। तो यहाँ पर जो वुड्स डिस्पैच को जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब लाया गया था? ये 1854 के अंदर लाया गया था, 1854 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड्स डिस्पैच कब लाया गया था? 1854। देख लीजिए यहाँ पर, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर चार्ल्स वुड, और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, और जो उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा में भी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वुड्स का डिस्पैच कहा जाता है। तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए? प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन जो है इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो जो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, और 1876 से लेकर 78 के अकाल को वो सही ढंग से नहीं संभाल पाने के कारण उनकी बहुत आलोचना की गई थी, और आलोचना को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ले आए, और शस्त्र अधिनियम 1878 को उन्होंने पारित कर दिया। तो नाम याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो जो लॉर्ड मेयो थे उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय हैं, तो एकमात्र है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रहेगा कि लॉर्ड मेयो, इनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड करके भी ये पूछ लिया जाता है।
तो ऑप्शन देखिए, सिख, बौद्ध, जैन या फारसी, इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी का स्टेटस किन किन को मिला हुआ है? ऑप्शन ये चार हैं। तो नीचे ऑप्शन देख लीजिए, एक और चार, एक दो चार, दो तीन चार या एक दो तीन चार। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी। तो ये चारों को ही, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, चारों को ही जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा भारत के अंदर जो है मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी में यहाँ पर रखा गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, तो ये सभी को क्या किया गया है? अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में यहाँ पर रखा गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन बताना है। तो यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। तो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, चुनाव आयोग। तो इसका एक अनुच्छेद है, स्पेशल अनुच्छेद है, आर्टिकल 280, चुनाव आयोग से संबंधित है। तो यह स्वतंत्र और सांविधिक न्याय निकाय नहीं है, यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। संविधान में आर्टिकल 280 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। यह संविधान बाद में किसी अमेंडमेंट के द्वारा इसको नहीं लाया गया, तो ये ओरिजिनल संविधान के अंदर था। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तो ये यहाँ बिल्कुल ठीक है कि जो चुनाव आयोग के अंदर 6 साल का कार्यकाल दिया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक कथन सही कथन बताना है, तो सही हो गया, लेकिन हम नेक्स्ट कथन भी पढ़ लेते हैं। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। तो ये अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है, तो इसलिए एक ऑप्शन भी गलत हो गया। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित होता है। तो ऐसा नहीं है, जो पंचायत के चुनाव हैं, राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं मैं, और किस तरह से इसको आप याद रखना है। देखिए, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा क्या गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है, मतलब कोई एक यहाँ पर सही संबंधित नहीं है, बाकी सारे सही संबंधित है। और ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, इससे संबंधित है, तो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में भी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में पारित किया गया था, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है ये, तो बिल्कुल ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, और 1987 में इसको जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। तो एक और मैंने आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको जो है बीच में रिवाइज करवाता रहता हूँ। काफी स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं और काफी स्टूडेंट्स कमेंट नहीं भी करते हैं, तो आप देख लीजिए कमेंट करना है नहीं करना है, आपको पता है नहीं पता है। पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा रहेगा आपका, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदरवाइज वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आप लोग वीडियो से इन्फॉर्मेशन लीजिए और इन्फॉर्मेशन को याद रखिए, अपना एग्जाम पास कीजिए, एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए और अपने जो है फैमिली को सपोर्ट कीजिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग जो है, सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उनको, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको डेली वीडियोस में कुछ ना कुछ नए टिप्स देता रहता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से क्या चीजें रिवाइज करनी है, क्या चीजें याद रखनी है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में भी डेली अवगत करवाता हूँ। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो वहां पे जो है इंटरेस्ट दिखा के जो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1979 का बोन सम्मेलन, पहला हो गया 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है 1979 का बोन सम्मेलन। तो ये याद रखेंगे कि बोन सम्मेलन कब हुआ था, 1979 में, और ये किस चीज से रिलेटेड था, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन देखिए, 1989 का बासेल सम्मेलन। तो ये जो बासेल सम्मेलन 1989 में हुआ था, ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दिया गया, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन।
तो इसमें यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो ये आपका जो आंसर इसका क्वेश्चन का सी है। इसमें ये जो संशोधित जीवों से रिलेटेड नहीं है, जो टॉक्सिक हजार्डियस वेस्ट होता है, टॉक्सिक वेस्ट होता है, उसकी रेगुलेशन और उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड है। जो बासेल सम्मेलन है, टॉक्सिक वेस्ट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, तो ये कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहमति के लिए। तो ये तीन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर संशोधित जीवों से रिलेटेड नहीं है, ये हजार्डस वेस्ट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। बोन सम्मेलन 1979 में। बासेल सम्मेलन 1989 में। रॉटरडैम सम्मेलन 1998 में। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इस जो एक क्वेश्चन से आगे 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है, और जॉन डिप्लेशन से, प्रवासी भारतीयों के, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से, या और आपको ऑप्शन देके वो कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके इसको देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। वैसे इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ आपको, वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ लीजिए यहाँ पर, खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बेसल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो आपको ये याद रहेगा, 1989 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? आर के पचौरी, वंदना शिव, माधव गाडगिल या प्रदीप कृष्णन? सही उत्तर क्या है? माधव गाडगिल। और इसमें यही लिखा हुआ है, और इसके लिए जो है गाडगिल समिति भी कहा जाता है इसको, माधव गाडगिल के कारण। नेक्स्ट है शेर की पूंछ वाला मकाक। ये देख लीजिए यहाँ पर, मकाक, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? तो ये मकाक क्या है? ये एक बंदर की प्रजाति है, बंदर जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, तो उसको मकाक बोलते हैं। उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल शेर के जैसी होती है। तो यह किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नौक्रेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पाया जाता है? यह नीलगिरी के जो है वन्यजीव अभ्यारण्य में, वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से लाया गया है। तो उस पौधे का नाम क्या है? तो अमेरिका से हम एक पौधा लेकर आए हैं जो क्या करता है, पोल्यूशन कम करता है। कहाँ पर? इंडियन वाटर बॉडीज में। तो उस पौधे का नाम क्या है? नागफनी, एग्योलपस, जलकुंभी या पिस्टिया? तो देखिए, नागफनी जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कहाँ पर उत्पन्न होती है, जलकुंभी के बारे में पढ़ा होगा, पिस्टिया के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एगियोल्पस के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये अब ध्यान रखिए इसको, कि ये अमेरिका से लेकर आए हैं वाटर बॉडीज में, जो इंडियन वाटर बॉडीज में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए। कहाँ से लेकर आए हैं? ये अमेरिका से। कई बार क्वेश्चन दूसरी तरह पूछ लिया जाता है कि एगियोल्पस जो है ये पौधा है, ये कहाँ से लेकर आए हम लोग? तो इसको अमेरिका से लाया गया, एक घास का रूप है ये एक। याद रहेगा आपको। जलकुंभी भी जो दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है, और यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है, और इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जापानी कला जो है इकेबाना, नाम याद रखिए, इकेबाना। जापानी कला है ये इकेबाना, किससे संबंधित है? फूलों की सजावट से, दीवार चित्रकला, मूर्तियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जापानी कला है इकेबाना, यह फूलों की सजावट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? जो भगत आंदोलन है वो किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, भील, संथाल या फिर कोल? तो जो है भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है।
जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता। यह आंदोलन 300 साल पुराना है और राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे। ये क्वेश्चन आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरएएस में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे पुराने भक्त कौन थे? मावजी। और उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डंगपुर जिले में काफी अनुयायी भी हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अदर इंडिया लेवल पे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडिया लेवल पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भक्त आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जो टेम्परेट ग्रास रीजन्स है उनको क्या बोला जाता है? स्टेपी इन सेंट्रल एशिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये बताना है समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, कि ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन से ठीक है? मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, और इसके अलावा जो है दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला बिल्कुल ठीक है, मध्य एशिया में इनको स्टेपीज कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेरी कहा जाता है, ये भी ठीक है। और जो दक्षिण अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर वेल्ड नहीं आएगा, इनको क्या कहा जाता है? पंपास। साउथ अमेरिका में इनको पंपास नाम से बुलाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ए, और ये इसका याद रखेंगे आप लोग। ये आपको ज्योग्राफी में अच्छे से करवाया गया है। और जिन्होंने हमारी लेक्चर सीरीज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग वो देख सकते हैं। जनरल स्टडीज के नाम से है, जनरल स्टडीज के नाम से है। उसमें 30 लेक्चर्स दिए गए हैं, 30 लेक्चर्स, जिसमें ये सारी चीजें अच्छे से कवर की गई हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आप वो 30 लेक्चर देख लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही करवाई गई, उसमें पढ़ाया गया है। वो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज है, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से इलेबोरेट की गई हैं। ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप वीडियोस लेक्चर हैं, और वो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जनरल स्टडीज की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का प्रमुख भोजन किस क्षेत्र का है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? बताइए आप लोग किसमें है? तो ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है। और मक्का से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मक्का से हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। याद रखना, मक्का से विटामिन ए, ई, सी और कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं और ऊर्जा का ये एक अच्छा स्रोत होता है। तो ये कहाँ पर हमें मिलता है मक्का? याद रखेंगे, मध्य अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? जो संकोश नदी है वो किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? ऑप्शन देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। राइट आंसर क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये संकोश नदी है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखना। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है, उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो आप इसको याद रखेंगे। नदी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, संकोश नदी। कम पूछा जाता है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप देखिए कि एक एक नंबर से जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किन्हीं एग्जाम्स में, वहां पर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको अवश्य ही बेनिफिट मिलेगा। और यह जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर की आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक आपका एग्जाम कोई ना कोई क्लियर नहीं हो जाता, तो ये लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए। अनलिमिटेड इसमें क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस क्या होता है, इससे आप लोग क्या पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। अब इसमें हर एक सब्जेक्ट की वीडियो क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि साइंस, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। हिस्ट्री में भी आगे तीनों पार्ट्स कवर किए गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस किया करो, प्रैक्टिस डेली किया करो, पढ़ाई से जुड़े रहा करो, और रिवीजन जरूरी है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, तो उससे रिलेटेड जाकर, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो फिर। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? ऑप्शंस देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान।
तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था 2012 के अंदर, और ये मैच जो है भारत हार गया था। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थक संचालन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा गया जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम स्पोर्ट यहाँ पर मूल्य समर्थन संचालन को लागू कौन करता है? ऑप्शन देखिए, नेफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड, एफसीआई। तो इसमें राइट आंसर क्या है? नेफेड। ओके, याद रखेंगे आप लोग जो है। वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन का संचालन कौन करता है? नाफेड। नाफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। अब आपका होमवर्क क्या है? नाबार्ड के जो है पता कीजिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, एफसीआई की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये अगर आपको तीनों चीजों के बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाया करो। अगर आप लोग अच्छा पार्टिसिपेशन करेंगे तो हम भी आपके लिए जो है रेगुलर लेक्चर्स लेकर आते हैं, तो हमें भी लगता है कि जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उसका फायदा आपको भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए किया कीजिए। नेफेड की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका जो आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com। वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ये पीडीएफ को देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जिस भी मीडियम से पीडीएफ लेना चाहते हैं उस मीडियम से आपको मिल जाएगी। आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर हमें बहुत जो है मोटिवेशन देते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे इस फोन नंबर पर, ये हमारा मोबाइल नंबर है 9896160956, तो इस पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी इसी नंबर से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही नारा आप याद रखिएगा कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मान लो 100 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि 100 में से 80 to 90 क्वेश्चन तो मैंने देखे हुए हैं, ये तो मैंने पढ़े हुए हैं, ये तो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस ना किए हो, तो ये इतना ज्यादा फिर मायने भी नहीं रखता। जब आपके 80 या 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 100 में से, तो 10 से 12 क्वेश्चन फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि कट ऑफ ऑलवेज जो है 70 से 80% ही जाती है वनडे एग्जाम्स की। और अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, तो 50 to 60% प्रीलिम्स में जाती है, और जो है मेंस का भी यही रिजल्ट रहता है, 50 to 60% के बीच में यहाँ पर जो आपके नंबर्स काउंट होते हैं। तो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग जो है पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और नए लेक्चर्स के लिए मॉर्निंग में 7:30, इवनिंग में 5 PM, और कई बार टाइमिंग्स चेंज हो जाती है, वीडियो आगे पीछे अपलोड कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मान लो बार बार किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो जब पब्लिश किया जाता है उसके बाद टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, ताकि किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया तो वो वहां से जाके भी असेस कर सकता है। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर, आई एम जीएस राय। चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसके जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो कि यूपी पीसीएस, एक्सीएस, बीपीएससी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, आए दिन फ्रेंड्स कोई ना कोई नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो देखिए, सरकारें नोटिफिकेशन निकालती रहती है, लेकिन आपको क्या करना है, खुद की प्रिपरेशन को मजबूत बनाना है, तभी आप दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ सकेंगे। तो ये जो जीके जीएस की श्रृंखला है, ये सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज आपकी काफी हेल्प करेगी। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट नहीं भी मिलेंगे, तो अगर आप ये जीके जीएस सीरीज पूरी देख लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो और कोई भी एग्जाम मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने इस टॉपिक से पढ़ा हुआ है, राय सर ने मुझे पढ़ाया था। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ये सीरीज को देख लेना, इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेना।
चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जो है फोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बारूद का मिश्रण क्या होता है? बारूद का मिश्रण क्या होता है? व्हाट इज ए मिक्सचर ऑफ गन पाउडर? ऑप्शन देखिए, बालू और टी का जो यहाँ पर मिक्सचर है, टी और चारकोल का मिश्रण है, पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है, या फिर सल्फर, बालू और चारकोल का मिश्रण है। तो देखिए यहाँ पर बारूद जो है, गन पाउडर है, ये किसका मिश्रण है? ये पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का यहाँ पर मिश्रण है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर लीजिए। तो बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। अब आपको पता है कि गन पाउडर है तो विस्फोटक तो होगा, एक्सप्लोजिव है। इट इज आल्सो कॉल्ड गन पाउडर और ब्लैक पाउडर भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है? 75% साल्ट पीटर होता है, 15% सॉफ्ट चारकोल और 10% सल्फर है। और ये जो है यूपीएससी के अंदर या फिर यूपीपीसीएस के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आगे फर्दर जो ये क्लासिफिकेशन पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज कितने परसेंट है। जनरली जो है ऑल एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जो है बारूद के मिश्रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जो गामा किरणें हैं, गामा रेज से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए, जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या फिर जबर। तो गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होती है। अब आप सोच रहे हो कि सर जीन म्यूटेशन क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर गामा किरणों के द्वारा भोजन पदार्थों से उन जीवाणुओं को मार दिया जाता है और उनका क्षय करते हैं। फल और सब्जियों का अंकुरण रोकने के लिए, अंकुरण की गति कम करने के लिए या अंकुरण में देरी करने के लिए ये जो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया आपको कि गामा किरणों से क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है तो किस गैस के द्वारा ये किया जाता है? जो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन डिप्लेशन होता है, आप लोग इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल सीरीज है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो साथ साथ। तो वायुमंडल में ओजोन का ह्रास या ओजोन डिप्लोशन है, वो किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, हाइड्रोजन के कारण या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो आपको पता है कि जो ओजोन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है इसको डिप्लीट किया जाता है, ओजोन को इफेक्ट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। देखिए यहाँ पर, समताप मंडल में ओजोन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी ही ओजोन परत का ह्रास का कारण बनती है। अवक्षय तब प्रारंभ होता है जब CFS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसें समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, चाहे ये धरती से जाएं या फिर ये सूर्य से आए। जब ये समताप मंडल में आ जाएंगी तो क्या करते हैं, जो O3 होता है, क्योंकि जो आपको पता होगा ओजोन का फॉर्मूला O3 है, और जो O3 है इसमें जो है O2 प्लस O होता है, वो O3 बनता है यहाँ पर। ये क्या करती हैं, ये जो एक ऑक्सीजन है इसको अलग, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें जो क्लोरीन होता है वो इसको क्या करता है, अलग कर देता है। तो ये ClO बन जाता है, ये क्लोरीन ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन अलग रह जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ओजोन के अंदर छिद्र या छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों का। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में, दिल्ली, आगरा या फिर मथुरा में? तो भाई रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है, याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो रूमी दरवाजा है ये अवधि वास्तुकला से बना हुआ है। कौन सी वास्तुकला से बना हुआ है? अवधि वास्तुकला से बना हुआ है। और अगर किसी को PDF चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए लिंक नहीं दिया हुआ, लिंक मिसिंग है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर @स्टडी मास्टर लिखकर आप लोग जो है टेलीग्राम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो भाई जो ये ऑप्शन देखिए, फिरदौस मंजिल किसको कहा जाता है? तो शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल भी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय का ही नाम है फिरदौस मंजिल। और बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों के सामने ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी?
नूरजहां, मरियम जमनी, सलीमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मेहरुनिसा किसका नाम था? नूरजहां का। नूरजहां को ही क्या कहा जाता था? मेहरुनिसा। और ये जो है जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेहरुनिसा शेर अफगान की विधवा थी और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। नाम क्या है उनका? मेहरुनिसा। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन चार राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची की बात की जा रही है? छठवीं अनुसूची की। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल अनुसूचियां कितनी हैं बताइए भाई। कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन चार राज्यों से यहाँ पर जो है डील करती है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो जिन्होंने संविधान की अनुसूचियां पढ़ी हैं, मैंने अनुसूचियों वाला लेक्चर करवाया था अच्छे से। आपको पता है लेक्चर्स कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? सारे लेक्चर्स और यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं। हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। जीके जीएस के लेक्चर सीरीज दी गई है जिसमें 30 लेक्चर्स हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है, वो 30 लेक्चर देख लो फ्रेंड्स। 30 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। वो 30 लेक्चर्स आपको जो है जीके जीएस की कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप वो 30 लेक्चर देख लेते हैं तो आपको सारी जीके जीएस की रिवीजन हो जाएगी। चाहे आपका किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपको जो है उससे हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर जो है छठी अनुसूची में बताया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ये चार राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर अनुसूचित जनजातियों हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बात की गई है। तो 5वीं अनुसूची में सभी क्षेत्रों की बात की गई है और छठी अनुसूची में इन चार राज्यों की ही बात की गई है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें बताया गया है। आई होप आपको ये याद रहेंगी 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया जाता है? तो अगर मान लो कोई नया राज्य बनाना है, तो उसके लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई नया राज्य बनाना है तो पहली सूची में संशोधन है, क्योंकि पहली अनुसूची क्या है? संघ और राज्य। पहली सूची क्या कहती है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। तो एक बार सूचियों के बारे में जाकर ध्यान से पढ़ लेना, जो शेड्यूल्स के बारे में है, अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेना, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अब ये तो आपको पता है कि जो अगर मान लो राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उसका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स कहाँ से मिली है? अपीलीय न्यायाधिकार से, वास्तविक न्यायाधिकार से, सलाहकार न्यायाधिकार से या फिर रिट न्यायाधिकार से? तो कैसे इनको ये पावर मिली है? तो इनके पास ये जो पावर है, वास्तविक न्यायाधिकार के द्वारा इनके पास ये पावर दी गई है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। डे फैक्टो जुरिडिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर। आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भाई लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन क्यों किया था? हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो आगे से आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। तो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था।
विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ध्यान रहेगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? विच वायसराय पास द इंडियन टाइपिंग पेपर करेंसी एक्ट? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन? सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 को पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव या फिर संभाजी? तो जो मराठा मैकियावेली किसे कहते हैं? नाना फडणवीस को। ऐसा क्यों कहा जाता है, देख लीजिए। तो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक इटालियन डिप्लोमेट थे निकोल मैकियावेली, तो उनकी तर्ज पर वो मतलब काफी फेमस थे, तो उनकी तर्ज पर ही उनको क्या कहा जाता था? मराठा मैकियावेली। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। किसने सुरक्षित रखा? नाना फडणवीस ने। तो आप, आई होप आपको ये याद रहेगा, कभी भी ये क्वेश्चन आप ये गलत नहीं करके आएंगे। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लिया करो। इन द नाइट्रोजन साइकिल सोयल नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय। तो ये नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद किसी ने एनवायरनमेंट में पढ़ा हो, साइंस में भी ये पढ़ाया गया है, आप लोग उसमें भी ये देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, जो नाइट्रोजन साइकिल में सोयल नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एम एमोनाइंग बैक्टीरिया या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सही उत्तर है बी। तो ये जो मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं उनको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है? द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स इज? कौन सा है सल्फर डाइऑक्साइड का? काई, स्मोक, ब्राइफोटा, नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर मोस्ट लिख लीजिए, यहाँ पर वो काई का एज इट इज काई लिखा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक कौन सा है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? काई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनाबेना के बीच क्या संबंध है? द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर फर्न अजोला एंड द साइनोबैक्टीरियम एनाबेना इज? तो उनमें क्या रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक है, म्यूचुअल है, पैरासिटिज्म है या प्रोटो कॉपरेशन है? तो कौन से हैं वो? सिम्बायोटिक, मतलब सहजीवी हैं ये दोनों आपस में। याद रहेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ कोरल रीफ? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो यहाँ पर देखिए, जो मूंगा चट्टान है, कोरल रीफ्स हैं, वो मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, लेकिन खंबात की खाड़ी में ये नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर क्षेत्र नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर क्या है? गल्फ ऑफ खंबात। इसमें और देख लीजिए, यहाँ पर कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बे ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पर देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, लेकिन गल्फ ऑफ खंबात में नहीं पाए जाते, तो एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास है वो कुमारगुप्त के समय में हुआ था।
नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था, और जो कुमारगुप्त हैं वो किनके पुत्र थे? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शंस देखिए, हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, और ये जो है हीनयान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर जो है विश्वास करते हैं कि बुद्ध ने जो हमें समझाया है, जो हमें सिखाया है, हमें उस पर काम करना है। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। वो ये नहीं कहते थे कि बुद्ध भगवान थे, वो सिर्फ एक रास्ता थे, उन्होंने सही जीने का रास्ता सिखाया है, ये मानते थे कि उनकी शिक्षाएं अच्छी थी, लेकिन वो भगवान नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम में जाते हैं, आप एग्जाम में जाकर बैठे होते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने इतनी स्टडी की है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप हमारी जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये कंप्लीट देख के जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एग्जाम्स में लगेगा कि बाहर से आया है। ठीक है, 10-20% कोई और क्वेश्चन हो सकते हैं जो उस टाइम पे बाहर से आ जाए आपके एग्जाम में, शायद वो करंट अफेयर के हो सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर करंट अफेयर भी आपको हम साथ में ही एक्सक्लूसिवली करवाते रहते हैं, मंथली करंट अफेयर आपको मिलते रहते हैं, आप लोग वीडियो स्टडी मास्टर पर देखते रहते होंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में भी आपको यहाँ पर सारे करवाए जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप है यह हॉकी से संबंधित है, याद रहेगा आपको। और इसकी शुरुआत जो है मलेशिया में की गई थी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। यह मलेशिया में होता है, और इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर पड़ा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ पर होता है, मलेशिया में होता है, किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, और इसके अलावा क्या है कि वो किसके नाम पर है, तो सुल्तान मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर इसका नाम पड़ा है। सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहां पर है? तो नोट भारत में कहां कहां पर छपते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर देवास। तो यहाँ पर औरंगाबाद में जो है नोट्स की छपाई नहीं होती, इसके अलावा नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और देवास में नोटों की छपाई होती है। बस ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 4, ये चार नहीं है, 1 2 3 5, तो सही उत्तर क्या है? बी। भारत में नोट की छपाई कहाँ कहाँ पर होती है? नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और देवास में। देख लीजिए यहाँ पर, भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहली है मैसूर कर्नाटक में, दूसरी है सल्बोनी पश्चिम बंगाल में, तीसरी कहाँ पर है? तीसरी है नासिक महाराष्ट्र में, चौथी देवास मध्य प्रदेश में। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, निम्न में आपस में सही मिलान करें। तो मैसूर कर्नाटक, सल्बोनी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। इसके अलावा 4 जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा। ये 4 जगह आपने याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन किन जगहों पर सिक्के बनाए जाते हैं? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। उसके अलावा एक और याद रखिए, सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद में की गई थी, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर बैंक नोट्स के लिए कागजात बनाने के लिए की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि होशंगाबाद में जो है नोट नहीं छपते हैं, नोट तो इन 4 जगहों पर छपते हैं। यहाँ पर क्या है, कागज तैयार किया जाता है जिन पर नोट छपते हैं। सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना यहाँ पर याद रहेगा आपको। और अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए समझ में नहीं आता हो, तो थोड़ा सा वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके देख लिया कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन आपको याद रहे, और चीजों को नोट डाउन भी कर लिया करो। और मैंने अभी तक 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और टोटल यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, मतलब 25 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। इससे क्या हमें भी ये रहता है कि ठीक है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चों ने ये सीरीज देखी है, कितने बच्चों को इससे बेनिफिट मिल रहा है।
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया है। वीजीएफ के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में लागू होने वाली परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का 20% तक मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। जो वीजीएफ योजनाएं होती हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स, इसमें 20% तक मिलता है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ये भी ठीक है। वीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं। तो वीजीएफ के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये तीनों नहीं है। वीजीएफ के पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इसके लिए जो वीजीएफ के लिए बुनियादी ढांचे ही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर गलत है। हमारा आंसर क्या है? सी। वीजीएफ एक बल गुणक है जिससे सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में सक्षम बनाती है। ये पढ़ लीजिए यहाँ पर आपको। उच्च आर्थिक रिटर्न के साथ कई परियोजनाएं हैं, लेकिन वित्तीय रिटर्न लाभ प्राप्त निवेशक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक ग्रामीण सड़क कई गांवों को पास के शहर में जोड़ती है। इससे इन गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करके भारी आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम आमदनी के कारण उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करना संभव नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कि जो आप हाईवे यूज करते हो, तो हाईवे पे आपको क्या टोल टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको संभाल रहा है। लेकिन जो आपके स्टेट रोड हैं, या फिर जो आपके स्टेट रोड्स पे भी क्या होता है, कई बार टैक्स होता है, वहां पर भी टोल टैक्स दिया जाता है। लेकिन जो आपकी ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अगर उससे कोई बनी हो जो गांवों को जोड़ती हो, या फिर किसी छोटे गांव को किसी छोटे शहर से जोड़ती हो, तो वहां पर आपको कभी भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वहां पर जो है ये दे पाना संभव ही नहीं है, और वहां पर जो है निजी निवेश की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि छोटी सड़कें होती हैं, कम लागत है, तो सरकार खुद ही वो खर्च उठा सकती है। तो वहां पर जो है प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होती। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? चालुक्य, चोल, चेर या राष्ट्रकूट? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। और 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को क्या किया गया था? यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको किया गया था शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या फिर दिल्ली? आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। मैसूर के अंदर। चलिए मैसूर बताइए किस राज्य में है, किस स्टेट के अंदर है मैसूर? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियादो ग्रांडे या फिर कोलंबिया? 5 नदियों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मिसौरी, कोलोराडो और जो कोलंबिया है, ये 3 नदियां हैं जो यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। याद रखेंगे, मिसौरी, इसको कि मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया। तो आप इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर वो 4 नदियां दे देगा, किसी एक के बारे में पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां जो है रॉकी पर्वत से निकलती हैं। तो मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिसौरी नदी है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों की लंबाई बताइए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ये सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, और स्टूडेंट वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन की वजह से गलत करके आ जाता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक दिए होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस को आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यह अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? कोलोराडो। इसके अलावा जो कोलंबिया नदी है वो कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा के बीच में बहती है। याद रहेंगे आपको तीनों नदियों के नाम,
मिसौरी नदी, नोट डाउन कर लीजिए तभी याद रहेगा आपको, थोड़ा सा टफ है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मिसौरी नदी, कोलोराडो नदी, तीसरी यहाँ पर कौन सी है, कोलंबिया नदी। तो ये तीनों नाम याद रखना, कहाँ से निकलती हैं, ये रॉकी पर्वत से निकलती हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर उत्तराखंड? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। बी इसका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से लेकर 4100 मीटर के बीच में है। याद रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं। इन फोन नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके, सेम नंबर पर आप लोग पता कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में पूछ सकते हैं, नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से वो भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, नए नए एग्जाम्स के बारे में अपडेट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको वेबसाइट पे जाना अच्छा नहीं लगता, कई टाइम लगता है वहाँ पर वेबसाइट में ढूंढने में चीज़ों को, तो वहाँ पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपका फीडबैक हो, फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन दबा लेना, आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। एज यू वेरी वेल नो कि हमारी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, या फिर वो पंजाब पुलिस का एग्जाम हो। इसमें क्या रहता है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको डिफरेंट जीके के एग्जाम्स में, जिसमें जीएस जीके पूछा जाता है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। काफी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ डेली। आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आकर देखा करो वीडियोस को, और पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। बेल आइकन दबाओगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? विच पिटक टेल्स अबाउट द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? ऑप्शन देखिए, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में किसमें लिखा हुआ है? विनय पिटक के बारे में। सही उत्तर क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या फिर बी और सी? तो देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में किसमें लिखा हुआ है? सूत पिटक में लिखा हुआ है। तो त्रिपिटक यहाँ पर कौन सा है? तीन पिटारी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वस्तिवाद आदि मानते हैं। तो यहाँ पर त्रिपिटक के बारे में भी याद रखना। और सूत पिटक के अंदर शिक्षाओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप गलत करके आएंगे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या इनमें से कोई नहीं। तो जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। ध्यान रहेगा आपको, कबीर रामानंद के शिष्य थे। और आगे फिर कबीर के भी 12 शिष्य थे, लेकिन आपको 12 के 12 नाम नहीं याद करने हैं, काफी ये यहाँ पर फिर लेंथी हो जाएगा। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे।
और कबीर के आगे फिर कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। ये 12 नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये याद नहीं रखने। इतना याद रखना है कि उसकी 2 महिलाएं और बाकी 10 जो पुरुष उसके शिष्य थे। टोटल 12 शिष्य थे कबीर के। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, चगताई, उर्दू या फिर हिंदी? तो अकबरनामा जो यहाँ पर पर्शियन में फारसी में लिखा गया है। सही उत्तर क्या है? ए। अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी और यह फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया था। आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ, किस संधि के साथ इन युद्धों का खात्मा हुआ था। तो वो सारी, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर स्टडी मास्टर की प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिए। इसमें सारी चीजें अच्छे से बताई हुई थी। मैं आपको जीके जीएस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा वीडियोस को। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध या फिर चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किससे है? तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध से है। ये कब हुई थी? ये 1772 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने भी हस्ताक्षर किए थे। कब हुई थी ये? 1772 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अगर आपने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा हो, पूना समझौते के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो सिंपल सा बच्चों को पता है कि पूना समझौता किन दो लोगों के बीच में हुआ था। पता होगा आपको, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? असत्य कथन पूछा गया। तो यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये असत्य कथन है। क्योंकि हमें पता है पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के बीच में नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? ए। चलिए आप ये बताइए कि पूना पैक्ट कब हुआ, पूना समझौता कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। बिल्कुल ठीक है। जो डिप्राइव्ड क्लासेस थी, उन्होंने क्या किया था कि संयुक्त मतदाता समूह में हम लोग रहेंगे। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। बिल्कुल की गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो सिविल सर्विसेज के अंदर डिप्राइव्ड क्लासेस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी। तो उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। आपके लिए क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था? डेट बताइए। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आचार्य विनोबा भावे ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब किया था? 1927 में, 1927 के अंदर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। बस ये 1927 याद रख लीजिए। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। तो क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि महाद सत्याग्रह किस जिले से संबंधित है? तो भैया महाराष्ट्र से संबंधित है। महाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को अतिक्रिया करना? तो इसमें क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के बारे में सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया था। देखिए यहाँ पर 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 टू 1977 के अंदर संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशों करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। तो कब की गई थी? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी रहेंगी।
केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का नया हिस्सा जोड़ा था। तो उसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़े गए थे। किस समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति की स्थापना कब की गई थी? वो भी 1976 में की गई थी। तो काफी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में आवंटित की गई हैं। इसमें से कि 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। टोटल 29 लोकसभा सीट हैं और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देश कौन सा है? कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो आप शायद अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप भारत भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? कतर। देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात की जा रही है तो कतर। अगर ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें कि कौन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है तो वो चीन है। ओवरऑल चीन, प्रति व्यक्ति कतर। ये यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूशन करने वाली गैस है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? एक और डाउट था बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि सर आप लोग ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हो ये पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो मैंने उनको बताया था कि ये बच्चों पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन क्या होता है, अगर बात करें स्टेट पीसीएस की तो A B C D 4 यहाँ पर आपके जो रहते हैं सेट रहते हैं। तो इन चारों में से क्या क्वेश्चंस आगे पीछे किए होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम रहता है तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काफी मतलब कि नंबर ऑफ सेट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल में काफी क्वेश्चंस होते हैं और काफी सेट्स बनाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम मतलब आपका पालियों में हो रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जब शिफ्ट्स में होता है पेपर तो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो तब ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, वहां पर इनडायरेक्ट भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, कई बार हार्ड क्वेश्चन वहां पर जो है टफ क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट विटेकर ने, आर्थर टांसले ने या फिर अनरेस्ट हैकल ने? किसने किया था इकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले? किसने किया था? अनरेस्ट हैकल ने। कब किया था? 1866। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां या फिर फोस्टर प्रजातियां? तो भाई इकोटोन के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं? एज स्पीसीज, एज प्रजातियां। अब इकोटोन होता क्या है? दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। अब दो बायोम्स हैं, अब आपको बायोम नहीं पता होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस दी गई हैं, आप लोग यूट्यूब पर वो देख सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई हुई हैं, तो आप लोग वो देख लिया करो। अभी मैं सारी चीजें आपको इसमें तो नहीं करवा सकता। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी चीजें पढ़ने के लिए हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लीजिए चीजों को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, वहां पर चीजें दी गई होती है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां एज प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? जगन्नाथ, नारायण, विट्ठल या वामन? सही उत्तर क्या है? विट्ठल।
अभंग जो है विठल भगवान के भजन है और प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद इंडियन धर्मशाला इन जेरूसलम? ऑप्शन देखिए, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, सालेह वाहिद, मोहिउद्दीन सईद करमुद्दीन और मोहन जशन मली। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। सही उत्तर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? जो नृत्य डांस फॉर्म लतापद, लतापद किस नृत्य से संबंधित है? रिलेटेड टू विच डांस? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी? यहाँ पर देख लीजिए भरतनाट्यम है, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। भरतनाट्यम है तो सही कर लीजिए यहाँ पर। तो जो रूप लटपद लटापद है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर भरतनाट्यम से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो भाई प्राचीन जो भीमा देवी मंदिर है कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में कहाँ पर है? पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नॉर्थ इंडिया का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृदा का सॉरी मृदा नहीं है, मुद्रा है। मृदा तो ज्योग्राफी में होती है और मुद्रा इकोनॉमी में है, तो ये ध्यान रखना। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि, अब देखिए डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डीवैल्यूएशन क्या है? कि करेंसी की वैल्यू घटा देना। करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, इसको कैसे घटा सकता है? पहले तो मैं बताता हूँ डीवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए लेट $1 में कितने रुपीज आ रहे हैं? 70 रुपीज आ रहे हैं। हमने क्या किया? रुपीज को डी वैल्यू कर दिया। अब $1 में कितने रुपीज आ रहे हैं? 75 रुपीज। मतलब हमने रुपए की वैल्यू को क्या कर दिया? घटा दिया। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू को घटाना, अवमूल्यन। और एक होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी करना, वो एक अलग चीज है। डीमोनेटाइजेशन, डीवैल्यूएशन अलग है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि, क्यों कर सकता है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है। निर्यात का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट। और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जब हमने यहाँ पर डिवैल्यूएशन कर दी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो भुगतान घाटे का संतुलन है वो ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, हमें यहाँ पर सही आंसर बताना था। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। अवमूल्यन एक मुद्रा और दूसरे के बीच में निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ होता है। देख लीजिए, फॉल इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि घाटे को सही करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो डिवैल्यूएशन का मतलब अवमूल्यन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक बीओपी घाटे को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में विशेषज्ञों की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार पर आयात की कीमत को बढ़ाता है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट कम कैसे होगा? मान लीजिए कोई चीज पहले $10 में आ रही थी, हमने डिवैल्यूएशन कर दिया मनी का, तो अब वो चीज क्या हो जाएगी? $12 की हो जाएगी। तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम चीज के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी चीजें इंपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा हमारा। क्योंकि लोग मांगेंगे तो हम देंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिवैल्यूएशन का, अवमूल्यन का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। इकोनॉमी की स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इकोनॉमी बड़ी अच्छे से समझाई हुई वहां पर, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा इकोनॉमी करवाई गई है, तो वो देख लेना। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है?
सबसे पहला क्वेश्चन तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको वीडियोस में बताया था नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यहाँ से क्वेश्चन बनने को बन सकता है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं आपको काफी चीजें बताता हूँ, तो आप लोग बताइए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है, 55%, 51%, 99% या फिर 75। तो भारत सरकार का कितना हिस्सा है, 99%। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए हैं और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि, एसएसआई और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, नाबार्ड। इसको रेगुलेट कौन कर रहा था अब तक, आरबीआई। अभी इसमें 99% इसका किसका किसका हो गया, भारत सरकार का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जरूर बताइए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शंस देखिए, 2005, 2006, 2008 या 2011। भाई फूड सेफ्टी एंड सिक्योर स्टैंडर्ड एक्ट कब पास हुआ था, 2006 के अंदर। लेकिन ये पास तो 2006 में हो गया था। अब इसमें देखिए, और ये फोर्स में कब आया था, 2011 में। लागू कब किया गया इसको, 2011 में लागू यहाँ पर किया गया था। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनको भी क्या बोलते हैं, मानसून वन भी कहा जाता है। तो इनका दूसरा नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ट्रॉपिकल डिसिडिस फॉरेस्ट क्या बोला जाता है, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये जो पहले व्यक्ति होते हैं, पहली महिला होती है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये सालों साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या नाम है इनका, राइनहोल्ड मेसनर। राइनहोल्ड मेसनर थे जो बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर गए थे, राइनहोल्ड मेसनर। तो ये किस देश से थे, ये जर्मनी के थे। राइनहोल्ड मेसनर 1978 में पीटर हॉबलर के साथ इन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और आपको पता है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर भी चढ़ने का इन्होंने जो क्या बना रखा है, रिकॉर्ड बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट या फिर 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पर देखिए, पहले ही आंसर आपका ठीक है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। ज्योग्राफी का पहली या दूसरी लाइन, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो पहली या दूसरी लाइन यही लिखी होती है कि भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत की स्थिति वहां पर आपको बताई गई है। तो ये क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स में बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए, इसको तो बस कैसे भी कीजिए, इसको याद रखिए। काचिन पहाड़ियां, काचिन हिल्स भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं, काचिन हिल्स किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। देखिए भाई, काचिन पहाड़ियां कहाँ पर है, म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी पहाड़ियां हैं, काचिन पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर एक कथन गलत दिया गया है, बाकी सारे कथन यहाँ पर ठीक है, तो वो बताइए कौन सा कथन गलत है। खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, जो खासी और मिजो पहाड़ियां हैं वो पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो क्या किया करो, जो मैं बताता हूँ वो नोट डाउन कर लिया करो। ये ठीक ऑप्शन है तो आप इसको याद रखो, फिर भी कभी ये ऑप्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे शायद आपने जो इसको मिस कर दिया, तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा,
फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। तो जो फांगपुई है वो मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट जो है, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषाओं में लुशाई पहाड़ियां कहा जाता है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई कहा जाता है, तो ये खासी पहाड़ियों को नहीं कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है? मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लुशाई पहाड़ियां। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा गलत है? तो ये यहाँ पर गलत है, और ये तो फिर हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या है? सी। खासी हिल्स आर लोकली कॉल्ड लुशाई, तो नहीं, खासी नहीं, यहाँ पर जो है मिजो हिल्स है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर दिया गया है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, वहां से जाके आप लोग जो है पुराने जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस है वो नोट डाउन कर लीजिए, वो यहाँ पर पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए, उनका टेस्ट लगा लीजिए। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर एक एग्जाम्स के लिए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके इस नंबर पर पता कर सकते हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीडीएफ के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई सुझाव देना चाहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।